ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास. इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने स्पॉन्टेनिटी को लेके डिस्कशन किया था, राइट? और हमने बोला था कि दो क्राइटेरियाज है स्पॉन्टेनिटी के. एक है चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डिक्रीज इन एंथैल्पी. ठीक है, इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे एंथैल्पी डिक्रीज होती है या जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, इस तरह के रिएक्शंस जनरली स्पॉन्टेनियस माने जाते हैं, बरोबर. सेकंड थिंग था एंट्रोपी. ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी. एंट्रोपी जो है या फिर डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. ओके, इन जनरल जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपन ने देखा है उसमें एंट्रोपी जनरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, तो दो क्राइटेरियाज है और वो दोनों क्राइटेरिया को अपने को अभी साथ में लाना है. ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एंट्रोपी के बारे में जान लेते हैं एंड देन वी विल ब्रिंग दिस टू क्राइटेरियाज, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये दोनों चीज़ों को एक साथ ला के अपन उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, ओके. सो एंट्रोपी क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर. ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर. इसको डिग्री ऑफ डिसऑर्डर भी बोलते हैं या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी बोलते हैं. ओके, सुन लो इसको, टर्म्स को क्या बोलते हैं. एंट्रोपी को डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ रैंडमनेस. समझ में आया? और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब नेचुरली अकरिंग प्रोसेस रहेगी. इफ़ एंट्रोपी इज पॉजिटिव, मतलब डिसऑर्डर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी. और एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी. ठीक है, ओके. सो ध्यान में रखना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके, कोई भी प्रोसेस हो या रिएक्शन हो, इट अपियर्स टू बी अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन डिसऑर्डर. ठीक है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए. ओके, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसको अपन बोलते हैं एंट्रोपी. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी. एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एस. ठीक है, एंथैल्पी का सिंबल एच है, इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू है, एंट्रोपी का सिंबल एस है. ठीक है, और एक और अपन सिंबल आगे देखेंगे जी, जिसको अपन गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी एक्सपांड, फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये हो गया एंट्रोपी का सिंबल और एंट्रोपी को निकालना है अपने को. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एंट्रोपी, अपन एब्सोल्यूट एंट्रोपी से अपने को कोई लेन देन नहीं है बेसिकली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते एब्सोल्यूट एंट्रोपी, लेकिन वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. व्हाट वी केयर अबाउट इज चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है तो ये जो चेंज इन स्टेट है उसमें एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट आवर कंसर्न इज. ठीक है, सो वी कैलकुलेट एंट्रोपी यूजिंग सिंपल फॉर्मूला, एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट. तो अपने को चेंज इन एंट्रोपी मिलता है एंड दैट इज बेसिकली व्हाट आवर कंसर्न इज. इसको अगर डिफाइन करना है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज बेसिकली नॉट अ डिफिनेशन, इट्स अ टर्म दैट इज गिवन टू एंट्रोपी. ठीक है, कॉमन टर्म जो है, कॉमन आदमी को समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको टर्म दे दिया है. ठीक है, इट इज़ द रेशो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. समझ में आया क्या? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू द टेम्परेचर इट इज टू द टेम्परेचर टू विच इट इज़ एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, मतलब कि अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है मेरे को, सो दैट इज बेसिकली द इक्वेशन फॉर एंट्रोपी, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी. ठीक है, क्यू रिवर्सिबल जब बोल रहे हैं अपन, राइट, सो दैट इज अ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. समझ में आया क्या? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. इट्स अ रेशो काय का, heat absorb which is Q. okay, ratio of heat divided by temperature, है ना, heat absorb divided by temperature, Q divided by T, इसी का रेशो है. लेकिन हीट अपन कब एब्जॉर्ब करवा रहा है, कौन से तरीके से एब्जॉर्ब करवा रहा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपन ये कर रहे हैं. ओके, टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, टी इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, उस समय अपन जो हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मतलब स्लोली करवा रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी. इस तरह से अपन चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं. ध्यान में रखना
क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, या इट्स थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना, बिकॉज क्यू इरिवर्सिबल और क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, इसको निकालने का तरीका अपन ने इसके पहले देखा है. ओके, रिमेंबर दैट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू कैन कैलकुलेट क्यू रिवर्सिबल. ओके, हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर करता हूँ, तो देर इज़ ए इंक्रीजिंग डिसऑर्डर. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है. मेक सेंस, इजंट इट? अगर तुम 3 स्टेट्स लेते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूँ तो लिक्विड स्टेट मिलेगा, लिक्विड को हीट करता हूँ तो गैसियस स्टेट मिलेगा, राइट. और एंट्रोपी क्या हो रही है? एंट्रोपी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. ओके, एंट्रोपी इंक्रीजेस इन दैट डायरेक्शन. एब्सोल्यूट एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. सबसे ज़्यादा जो है एंट्रोपी वो रहेगी गैसियस स्टेट में. समझ में? दैट इज़ द हाइएस्ट एंट्रोपी स्टेट, ओके, अमॉन्ग दिस 3 स्टेट बेसिकली. और लोएस्ट कहाँ पे रहेगा? सॉलिड स्टेट में. अब देखो सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स दे आर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, isn't it? Particles are not moving anywhere. उनका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ वेरी लिटिल, isn't it? और पार्टिकल्स मूव नहीं हो सकते, दे आर स्टक एट देयर प्लेस. तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो आ रहा है वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट आ रहा है, मतलब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है इन सॉलिड. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे एंट्रोपी सबसे कम रहेगा. गैसियस स्टेट अगर देखते हैं, गैसियस स्टेट में तो पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग, है ना, पार्टिकल themselves are randomly moving, even liquid state they are randomly moving, isn't it? लेकिन gaseous state में they are dislocating from one place to another place, okay, very rapidly. They are occupying large volume, और ज़्यादा वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ज़्यादा रैंडमनेस मिल रहा है अपने को, ज़्यादा रैंडम मोमेंट है तो ज़्यादा रैंडमनेस मिल रहा है, ज़्यादा टाइप के मोशंस है तो ज़्यादा रैंडमनेस मिल रहा है. मतलब एज यू गो फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, एंट्रोपी चेंज इज हैपनिंग. ओके, लेकिन एंट्रोपी कैसी हो रही है? एंट्रोपी चेंज कैसा है? पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, व्हेन यू गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब जा रहे हो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विच इज देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है एंट्रोपी एज यू गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. बट इफ यू गो फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट, ओके, और सॉलिड टू गैस स्टेट, अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में जा रहे हो या लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहे हो तो तुमको बहुत ज़्यादा चेंज इन एंट्रोपी मिलता है. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे कम एंट्रोपी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्रोपी है. इवन इन लिक्विड एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट, लिक्विड में एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट द एंट्रोपी इज़ वेरी स्मॉल. समझ में आया? एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, ओके, बहुत कम एंट्रोपी होता है बेसिकली. ओके, सो गैस स्टेट में बहुत ज़्यादा एंट्रोपी होता है. तो जब अपन यू गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस या लिक्विड टू गैस, यू सी अ ह्यूमंगस राइज इन एंट्रोपी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलता है तुमको एंट्रोपी में. ओके, और इसका क्या बेनिफिट है ये अपन आगे देखेंगे. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग? सेकंड पॉइंट ये आता है कि ओके ठीक है, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एंट्रोपी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो इट सीम्स लाइक चेंज इन एंट्रोपी, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. व्हाट यू सेइंग इज एंट्रोपी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी बढ़ेगी. ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है और इसी से अपन ने थर्ड लॉ भी फॉर्मुलेट किया है. दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द थर्ड लॉ. अपन आगे देखेंगे इसको थर्ड लॉ में, ठीक है. बट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेस. समझ में आया? ओके, ये जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट. ओके, इट इज़ नॉट अ चेंज इन एंट्रोपी, इट इज़ द एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी इटसेल्फ. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एंट्रोपी एंड टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है. दैट इज एविडेंट फ्रॉम आवर स्टेट्स ऑफ द मोशन, that is evident from the states of particles. Remember solid, liquid, gas, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. एट हाई टेम्परेचर एनर्जी डिसऑर्डर
इज़ हाई एंड एट लो टेम्परेचर एनर्जी डिसऑर्डर इज़ लो। समझ में आया ना? ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, लो टेम्परेचर पे देर इज़ अ एट लो टेम्परेचर देर इज़ अ लो डिसऑर्डर, लो एंट्रोपी, बराबर है। बट if you look at the equation, entropy is actually inversely related, not directly related, ठीक है? The reason for that is change in entropy is more at low temperature, ठीक है? मतलब दो ऑब्जेक्ट ले लो, एक 10 डिग्री सेल्सियस पे ले लो और दूसरा है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? इफ़ आई हीट दिस टू ऑब्जेक्ट्स बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर देता हूँ तो मेरे को दिखता है चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली मोर इन दिस केस than in this case. समझ में आएगा? And that is the reason why temperature is actually in denominator. Okay, so this has to do with at what temperature the object is. Lower the temperature, higher is the change in entropy. Okay, ठीक है? तो एंट्रोपी को लेके अपन कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ स्प्रेडिंग एनर्जी डिसऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ केमिकल सिस्टम। बेसिकली एंट्रोपी जब अपन बात कर रहे हैं तो वी वांट टू स्प्रेड द एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी है उसको अपन डिसऑर्डर के फॉर्म में स्प्रेड करना चाहते हैं। बेसिकली दैट इज बेसिकली व्हाट एंट्रोपी वुड बी, ठीक है? एंट्रोपी अप्लाइज टू मॉलिक्यूलर लेवल सिस्टम दैट आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सराउंडिंग, ठीक है? मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, जितने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, जितने ज़्यादा वेरिएशंस है, उतना ज़्यादा एंट्रोपी रहेगा उस सिस्टम का, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी स्प्रेड होगा, इजंट इट? या मेक सेंस? जितना ज़्यादा रैंडमनेस है उतना ज़्यादा एंट्रोपी। और रैंडमनेस कैसे आएगा? जितना ज़्यादा पार्टिकल्स है, जितना ज़्यादा वेरिएशंस है, मोशंस है, जितने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, उतना ज़्यादा ये स्प्रेड होगा। ओके, इस तरह की एनालॉजीज़ जो है ये अपन जनरलाइज डिसऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एंट्रोपी। जैसा अपन ने फॉर एग्जांपल टॉइनकॉस का एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? तो उस केस में इट इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल, इट इज़ एन एनालॉजी, ठीक है ना? इट इज़ मर्ली एन एनालॉजी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एंट्रोपी। समझ में आएगा? व्हेन यू टॉक अबाउट कॉइन टॉस, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट रैंडमनेस. Yeah, that's the probability. You learn that in mathematics, isn't it? But that has nothing to do with the entropy. It's just an analogy. Confusion नहीं होना चाहिए, इसलिए ये point मैं mention कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay, entropy कैसी property है? It is a extensive property. Just like enthalpy, internal energy, all these are extensive property. मतलब they depend upon the amount of substance. Make sense? बराबर है? जितना ज़्यादा अमाउंट है उतना ज़्यादा पार्टिकल्स है, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्प्रेड हो सकती है, उतने ज़्यादा वेरिएशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं तुमको, इजंट इट? इट्स काइंड ऑफ लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 10 सीट्स, राइट? 10 सीट्स एंड देयर आर 2 पीपल, राइट? 10 सीट्स है और 2 लोग हैं, तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये 2 लोग बैठ सकते हैं उस सीट के ऊपर? मैथमेटिक्स में तुम इस तरह के कैलकुलेशंस करते भी हो, इजंट इट? नाउ लेट्स से यू हैव 100 सीट्स, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की, इजंट इट? एंड यू विल हैव मोर वेरिएशंस, मोर रिजल्ट एक्चुअली। ओके, सो इन द सेम वे यहाँ पे जब व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितनी तरह से ये एनर्जी स्प्रेड हो सकती है ओवर दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो इट जस्ट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ओके, यहाँ पे जब अपन माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली द एनर्जी स्टेट, ठीक है? कितनी तरह से ये एनर्जी स्प्रेड हो सकती है उसको अपन बोल रहे हैं माइक्रो स्टेट। आई होप कि यहाँ से तुमको थोड़ा एंट्रोपी के बारे में समझ में आ रहा है। इट इज़ बेसिकली एन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एंट्रोपी क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, जितने ज़्यादा लेवल्स पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी उतना ज़्यादा ये सिस्टम स्पॉन्टेनियस रहेगा। ओके, एंड इट शुड बी लॉजिकल बाय नाउ। फेस चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्रोपी चेंज में। ओके, वी गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ओके, देयर इज़ अ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, देयर इज़ अ ग्रेटर एंट्रोपी। ओके, इंक्रीज इन एंट्रोपी, बेसिकली मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी
इंक्रीज होगा. एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन प्योर सॉलिड और लिक्विड डिजॉल्व इन अनदर सॉल्वेंट. जब अपन डिजोल्यूशन करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है. ठीक है, जैसे तुमने क्या ले लिया है, जैसे तुमको 10th में एक एक्सपेरिमेंट था, इफ़ यू रिमेंबर दैट सॉल्यूशन चैप्टर में देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट कि तुमने एक ग्लास ये ले लिया कंटेनर पानी का. ठीक है, उसमें पानी ले लिया और उसमें एक इंक ड्रॉप डाला है और ये इंक ड्रॉप क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है. आई थिंक इट वॉज इन 9th टू इंडिकेट द स्टेट्स, राइट. तो जो इंक ड्रॉप है वो क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है बेसिकली पानी के अंदर, और थोड़ी देर में ये पानी जो है वो पूरी तरह से नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, जिस यू नो वट एवर दैट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द इंक. तो बेसिकली व्हाई डज दैट हैपन, राइट. Why does that happen? Why does the water actually diffuses into the या ink drop diffuses into the water, right? तो इस तरह का क्यों मिलता है? So obviously 9th में तुमको ये पढ़ाया नहीं गया था, isn't it? It's not possible to explain that in 9th. But the idea was that तुमको बोला गया था कि there are little spaces between the particles, और ये जो ink drop है ये उसमें जाता है. Another conclusion of these are constantly moving and that's why these particles are actually mixing. बराबर है. But basically when you drop an ink, right before you drop, you have a pure water and you have a pure ink. Okay, ink plus water solution of that ink. And when you add it in there, this is ordered system, and when you add it in there, now you have a disorderness. Okay, और जितना ज़्यादा ink spread होगा उतना ज़्यादा ये disorder increase होगा. ओके और डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये जो प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, प्रोवाइडेड एंथैल्पी ऑल्सो हेल्प. ध्यान में रखना, इसना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज क्या होता, पानी में ऑयल ड्रॉप क्यों नहीं डिजॉल्व होता, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं अपने को मिलता ना. बराबर है. एनर्जी ने भी उसको सपोर्ट करना चाहिए. एंट्रोपी हैज़ टू बी इंक्रीजिंग ऑब्वियसली व्हेन वन सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर वन. रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग. ठीक है, व्हेन वन गैस डिफ्यूजेस इनटू अनदर गैस, रैंडमनेस, degree of disorder या entropy, all these things, right, are increasing, but it has also be supported by energy change. So when you talk about dissolution process, there is a change in energy, right, और वो change in energy has to be supported, has to be supporting the change in entropy. Entropy तो increase होता ही है dissolution process में, but जो change in energy है that should also be supporting, and that's the reason why this substance will actually dissolve in the solvent. Okay, when a dissolved gas escape from a solution, entropy increases. Okay, dissolved gas जब escape होता है बेसिकली, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, राइट, उसमें से गैस escape होता है, वहाँ पे भी एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, when the system process from less random state to more random state, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है. किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में, राइट, लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट में अगर सिस्टम जा रही है, ओके, तो डेल्टा एस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. मतलब कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, और अगर डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड स्टेट में जा रही है तो इट इज़ नेगेटिव. समझ में है ना. और ये जो होता है दैट इज़ एक्चुअली स्पॉन्टेनियसनेस. ओके, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा. ओके, राइट, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. विच ऑफ दिस हैज़ द लार्जेस्ट एंट्रोपी. सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसका है इधर. एंट्रोपी जो होती है ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिसको अपन बोलते हैं, ये ऑब्वियसली मोशन के ऊपर डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ मोशन, ओके, या जितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है स्टेट्स की उसके ऊपर डिपेंड करती है. और सॉलिड्स सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और गैस सबसे ज़्यादा रैंडम होता है. ओके, एंड एज यू गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड द रैंडमनेस इंक्रीजेस. इसीलिए गैस के पास सबसे ज़्यादा एंट्रोपी है और सॉलिड के पास सबसे कम एंट्रोपी है. समझ में आया क्या. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एंट्रोपी. ओके, हमको ये मालूम है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंट्रोपी इंक्रीज होता है. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी. क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है कि एंट्रोपी ज़ीरो होगा. यस, दैट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्यूट ज़ीरो. ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे एंट्रोपी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. ओके,
दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एंट्रोपी. एब्सोल्यूट एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. ठीक है. सो बेसिकली द लोएस्ट एंट्रोपी of a perfectly crystalline solid is zero and it is defined to be zero. समझ में आया क्या? Okay, lowest entropy is zero at absolute zero. Okay, so that is what we call as absolute. इसका जो एप्लीकेशन है वो अपने को थर्ड लॉ में ही मिलेगा, ध्यान में रखना. थर्ड लॉ में इसका एप्लीकेशन मिलता है अपने को. So absolute entropy we can measure it as from 0 Kelvin to T. Okay, सो जैसे 0 केल्विन पे 0 एंट्रोपी है तो एट सम टेम्परेचर इसका कोई एंट्रोपी रहेगा. ठीक है. फ्रॉम 0 टू T केल्विन ये अपन मेजर कर रहे हैं एंड वी आर इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन. रिमेंबर dQ/dt है. ओके, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंट्रोपी है. ठीक है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट दे रहे अपन, एक्सपांशन कर रहे हैं. and T is basically constant because at temperature whatever at that temperature. okay, so हम लोग integrate करेंगे from 0 to T. 0 पे तो 0 ही है, so we just have to integrate it for T. okay, so that is basically how you can calculate change in entropy. okay, entropy at some temperature can be calculated using this particular equation. okay, वैसे इसका कोई काम नहीं है, basically you won't be able to see that in action. okay, तो ये हो गया तुम्हारा एंट्रोपी. फॉर अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज फेज, जिसका फेज चेंज नहीं होता है, उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. dq इज इक्वल टू cp dt. ठीक है. तो अगर ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, dq की जगह cp dt रख देता हूँ, तो दैट इज़ बेसिकली द इक्वेशन. और इसको अगर सॉल्व करोगे तुम, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, तो व्हाट यू गेट इज डेल्टा S इज इक्वल टू n cp ln T2/T1. समझ में आ गया? दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2. समझ में? सो दैट इज बेसिकली योर एंट्रोपी. यहाँ पे अपन ये इक्वेशन में T1 तो अपन 0 ले रहे हैं बेसिकली, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. वी कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम एनी T1 टेम्परेचर टू T2 टेम्परेचर. समझ में आया? okay, and that's why we say T2/T1. so that is one equation for entropy. generally entropy को लेके तुमको ज़्यादा calculations नहीं मिलते. okay, because it is a very abstract concept. ठीक है. इसको incorporate किया जाता है with delta G और वो अपने लिए ज़्यादा application based है. phase change जब होता है, okay, phase change जब हो रहा है, so जो इसका previous वाला equation था, just want to point that out. यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, उस समय टेम्परेचर चेंज होगा फ्रॉम T1 टू T2. ओके, व्हेन देयर इज़ नो फेज चेंज, तो उस समय तो एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो. इफ़ यू रिमेंबर, इसके पहले वाले क्लास में अपन ने डेल्टा H कैलकुलेट किया था व्हेन यू टेक आइस फ्रॉम सम टेम्परेचर टू सम हाई टेम्परेचर, बराबर है, टू सम गैसियस स्टेट. सो व्हेन यू चेंज आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड यू टेक इट टू गैस at 110 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय एंथैल्पी चेंज कितना होता है. सो व्हाट वी डू इज़ वी ऐड ऑल द एंथैल्पीज अलोंग द पाथ. ओके, इसका अपन ने डायग्राम भी देखा था. सो इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ लिटिल ग्राफ, बेसिकली देयर वाज एक्चुअली इन सम डिफरेंट नोट, बट आई होप यू रिमेंबर दैट देयर वाज अ ग्राफ जिसमें अपन ने एंथैल्पीज अपन ने कैलकुलेट किया था फ्रॉम वन स्टेट टू सम अदर स्टेट एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, वही चीज़ अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर फेज चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, राइट, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर केस. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग प्रोसेस हो रही है, तो उसको फ्यूजन बोलेंगे अपन मेल्टिंग को. ओके, सॉलिड टू लिक्विड. तो उस समय जो हीट है Q रिवर्सिबल जिसको अपन बोल रहे हैं, राइट, दैट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, इजंट इट? तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन यहाँ पे रख दिया अपन ने. सो डेल्टा S of fusion, entropy of fusion is equal to enthalpy of fusion over fusion temperature या boiling melting temperature. ठीक है, ये TF जो लिख रहे हैं अपन, that is basically melting temperature. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे melting process हो रही है ना, fusion process हो रहा है, melting हो रहा है, solid to liquid conversion हो रहा है, तो वो temperature जैसे for ice this is going to be 273. okay, Kelvin. समझ में आया ना?
फॉर आइस दिस इज गोइंग टू बी 273. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो भी इसका होता है वो यहाँ पे रखेंगे अपन, तो अपने को एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मिल जाता है. मतलब what happens when solid at 0 degree Celsius, ice at 0 degree Celsius melts to water at 0 degree Celsius, तो उसका एंट्रोपी कितना बढ़ रहा है ये अपने को यहाँ से पता चलता है. Similarly, you can have entropy of vaporization and entropy of sublimation. Okay, we use the pretty much the same formula. ठीक है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अपन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ करते हैं डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे वेपोराइजेशन में लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है. ओके तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यूज़ कर रहे हैं. उसी तरह से सब्लिमेशन यूज़ करते हैं अपन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है, ओके ये वाला टर्म एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय सब्लिमेशन टेम्परेचर. तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है दैट इज़ बेसिकली सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ओके पहले तो फ्यूजन लिख लेंगे. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. यहाँ पे भी बेसिकली वी आर बेसिकली यूजिंग अ हेसेस लॉ. ओके जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड. इसको हीट करने से ये लिक्विड स्टेट में जाएगा. ठीक है, लिक्विड स्टेट में जाएगा. उसी तरह से अगर मैं लिक्विड लेता हूँ, ठीक है, लिक्विड लेता हूँ और इसको हीट करता हूँ तो ये गैस स्टेट में जाएगा. इजंट इट? लेट्स कॉल दिस एज delta H1 and this is delta H2, isn't it? अगर मेरे को सॉलिड टू गैस डायरेक्ट लेके जाना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. करेक्ट है कि नहीं? ओके ये हेसेस लॉ हो गया. यही यहाँ पे अपने को मिलता है. ओके सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अगर निकालना है तो फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन कर दो, हो गया. सो दैट इज़ योर थर्ड इक्वेशन. these are the equation when the phase is actually changing. उस समय तुम ये इक्वेशन यूज़ करोगे. और इसके पहले जो मैं तुमको इक्वेशन दिखाया था वो यूज़ करोगे जब फेज चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमको मालूम है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी. कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोसेस हो रही है तो entropy is increasing for that process. So all natural processes, okay, result in increase in entropy. delta S कैसा होता है यहाँ पे? पॉजिटिव. all natural processes have delta S as positive value. ठीक है, अब ये कब तक पॉजिटिव रहेगा? बेसिकली जब तक ये इंक्रीज होते रहेगा एंट्रोपी तब तक ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी. जैसे जैसे ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंट्रोपी डिक्रीज होते जाएगा. इजंट इट? चेंज इन एंट्रोपी जो है बेसिकली द चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है, भले ही एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल बट द चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके ये तब तक प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते रहेगा जब तक नो फर्दर इंक्रीज इन एंट्रोपी. ठीक है, मतलब ये जो है ये तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जब तक एंट्रोपी इज इक्वल टू 0. और जब चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 जैसे ये आ जाता है यू रीच्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट. समझ में आया? यू रीच्ड एन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन अब रुक जाएगा. ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस रहो, कोई भी रिएक्शन रहो, वो तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब तक चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर. ठीक है, जैसे ही वो 0 हो जाएगा ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू एंथैल्पी. ध्यान में रखना, एंथैल्पी में कोई भी प्रोसेस कब तक पॉजिटिव रहेगा, कब तक स्पॉन्टेनियस रहेगा, कब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जब तक चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव. जब ये चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा 0 तो आ गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम. ओके समझ में आया? एंथैल्पी के लिए अपने को क्या, एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए और एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. इन अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो टोटल एंट्रोपी चेंज है दैट इज बेसिकली गिवन बाय दिस इक्वेशन. इट डजंट एक्चुअली हैव एनी मीनिंग राइट नाउ, राइट,
बट दैट इज़ बेसिकली द थिंग्स. अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूँ, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, तो अगर एंट्रोपी सिस्टम का मान लो इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो सिस्टम में जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, इसका मतलब जो सराउंडिंग है उसका एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट? सो जो टोटल रहेगा वो चेंज नहीं रहेगा. ओके, दिस इज बेसिकली द application, मतलब this is basically an equation that is used for isolated system. Okay, but there is also another principle ki and I think we have that in our notes. Basically we're going to see that later on कि total entropy of the universe is actually increasing. ठीक है, अगर मैं पूरा यूनिवर्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को यूनिवर्स कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो जो भी सिस्टम है अपने उसमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो ये पॉजिटिव है, इजंट इट? सिस्टम का जो भी प्रोसेस रहेगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. इसको तुम चाहे जिस तरह से समझ सकते हो, लेकिन दिस इज़ बेसिकली द एक्सप्रेशन दो अपन यूज़ करते टू एक्सप्लेन कि हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज़ एक्सपांडिंग, राइट, एक्सपांडिंग यूनिवर्स है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं अपन. एप्लीकेशन एंट्रोपी का देख रहे हैं अपन बेसिकली कि किस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं, स्पॉन्टेनियस फ्रीजिंग ऑफ वाटर बिलो 273. मतलब 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक है, तो बिलो 273 पे, ओके, मतलब माइनस टेम्परेचर में अगर है, राइट, तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब अपन लेके जाते हैं किसी सिस्टम को और उसमें अपन ने पानी रख दिया, तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज दैट एक्चुअली हैपन. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से समझ लो कि व्हाई वुड वाटर फ्रीज. ओके, देन यू टेक द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री. अगर तुम रूम टेम्परेचर पे रखते हो पानी को, तो क्या वाटर फ्रीज होता है? मैंने पानी रखा है यहाँ पे, तो क्या पानी फ्रीज होगा? नहीं होगा. लेकिन वही अगर पानी मैंने जाके रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो पानी क्या है, फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, फ्रीज़र में रख दिया मैंने, तो पानी का बर्फ़ बन जाएगा, इजंट इट? व्हाई डज दैट एक्चुअली हैपन, राइट? वी नो कि जो स्पॉन्टेनियसनेस है, राइट, स्पॉन्टेनिटी जो है, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इजंट इट? सो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर देखते हैं अपन आइस का, ओके, तो दैट इज़ एक्चुअली 6 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब कि अगर सॉलिड लेते हैं अपन आइस और वाटर, तो ये अगर करना है मेरे को, तो इसको मेरे को 6 किलो जूल की एनर्जी देना पड़ेगा पर मोल ऑफ वाटर. ठीक है, पर मोल ऑफ आइस मेरे को 6 किलो जूल ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा. ओके, सो आइस इज बेसिकली ऑर्डर्ड स्टेट, है ना, और वाटर इज डिसऑर्डर्ड, लेस ऑर्डर्ड बोलेंगे. ठीक है, डिसऑर्डर्ड बोलने की वजह बोलेंगे लेस ऑर्डर्ड. सो आइस में ज़्यादा ऑर्डर है और वाटर में कम ऑर्डर्ड स्टेट है. मतलब व्हेन यू गो फ्रॉम आइस टू वाटर, ओके, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एंट्रोपी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग व्हेन यू गो फ्रॉम आइस टू वाटर. ओके, सो हाउ इज द फ्रीजिंग स्पॉन्टेनियस, है ना? मतलब ऑब्वियसली आइस अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रखता हूँ, आइस मेल्टिंग शुड बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है, सराउंडिंग से एनर्जी मिल रही है आसानी से, 6 किलो जूल पर है, इतने ज़्यादा तो एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी तो आसानी से मिल जाएगी फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस. बट ऑल्सो इट इज स्पॉन्टेनियस. वाई? बिकॉज एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव व्हेन द आइस इज मेल्टिंग. बट हाउ इज इट दैट वी आर एबल टू फ्रीज द वाटर, ओके, टू आइस? समझ में आ रहा क्या? दिस इज समथिंग वी कैनॉट एक्सप्लेन बेस्ड अपॉन जस्ट एनर्जी. ठीक है, क्योंकि यू नो यू नीड टू हैव अ मैथमेटिकल आउटपुट बेसिकली जो तुमको बताता है कि ओके ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस नहीं है, राइट? सो दिस इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन? ऑलराइट, सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वाटर लेंगे. वी टेक 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, सामने 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को ले लिया. एंड देन
वी कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी, इजंट इट। माइनस क्यू 6 किलो जूल था, तो अपने क्या कर दिया, उसको जूल्स में एक्सप्रेस कर दिया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस, और अपने कैलकुलेट किया तो हमको आंसर आता है 21.98, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22 जूल्स समझ लो पर मोल पर केल्विन, ठीक है। दैट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सराउंडिंग के लिए, ठीक है, सराउंडिंग के लिए, एंड इफ यू कैलकुलेट दैट ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सेम आएगा बेसिकली, क्योंकि टेम्परेचर इटसेल्फ इज सेम, इजंट इट, तो ये सेम आएगा एंड यू गेट सेम। एंड इफ यू कैलकुलेट द डेल्टा एस टोटल ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इट इज़ गोइंग टू बी 0, समझ में आया ना। सो यहाँ पे देर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी व्हेन यू हैव वाटर, ओके, एंड आइस, ओके, ये कन्वर्जन होगा क्या, व्हेन यू हैव वाटर एट लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, और इफ़ यू हैव से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं होगा, ओके, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनफैक्ट व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू हैव एंट्रोपी एज 0, रिमेंबर, ये बोलना ही गलत है कि ये नहीं हो रहा है, एक्चुअली दोनों चीज़ें हो रही है, क्योंकि व्हेन यू, इसके पहले ही मैंने तुमको बताया कि व्हेन यू हैव एंट्रोपी 0, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, मतलब दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। यू हैव वाटर एंड आइस मिक्सचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन यू हैव सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वाटर है, तो उसमें क्या हो रहा है, यू हैव वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस एंड आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम हो रहा है बेसिकली। बट लेट्स से वी डिक्रीज द टेम्परेचर टू -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -1 पे अपन ने लेके गए टेम्परेचर को, तो अब क्या होगा, ठीक है ना। सिस्टम जो है अपना, ओके, दैट इज एट -290 -0 डिग्री, सॉरी, सिस्टम जो है अपना दैट इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सिस्टम यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी जो है दैट इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। और सराउंडिंग जो है वो अपन ने जैसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ओके, दैट इज सराउंडिंग, तो रेफ्रिजरेटर इज़ द सराउंडिंग, तो वहाँ पे टेम्परेचर मान लो -1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो सेम है, सो क्यू इज़ नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वो तो सेम ही है दोनों के लिए, सिर्फ सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है। जब मैं सिस्टम का टेम्परेचर कैलकुलेट करता हूँ तो वी गेट द सेम आंसर जो अपने को पहले मिला था। सराउंडिंग का कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल, जब मैं सिस्टम का एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करता तो वी गेट -22 डिग्री सेल्सियस, -22 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जो अपने को पहले मिला था। जब मैं सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी निकालता हूँ वी गेट दैट आंसर, ठीक है। तो सिस्टम का इतना मिला है चेंज इन एंट्रोपी, सराउंडिंग का यहाँ पे तो अलग अलग नंबर मिल रहे हैं अपने को। एंड देन वी कैलकुलेट द ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी, ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी अपने को आ रहा है 0.08, ठीक है, बहुत कम है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज़ पॉजिटिव। सो हो क्या रहा है, जब मैं पानी को, ठीक है, मान लो कि पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस है, according to this, okay, you can take water at any temperature, that doesn't matter, but if you take water at 0 डिग्री सेल्सियस और उसको तुम -1 पे लेके जाते हो, तो फ्रीजिंग प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। कैन यू सी दैट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, इट इज पॉजिटिव, ओके, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वाटर विल फ्रीज एट -1 डिग्री सेल्सियस। और जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर को कम करते जाऊंगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आया? लोअर टेम्परेचर, डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो रहा है ना। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी एट लोअर टेम्परेचर इज़ मोर, है कि नहीं? चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे सिर्फ नंबर के ऊपर ध्यान दो, दिस इज़ 21.98 एंड दिस इज़ 22। अगर मैं डिनोमिनेटर जो है वो और लो करता हूँ और कम करता हूँ और टेम्परेचर को लो करता हूँ तो उतना ही ये बढ़ते जाएगा ना, चेंज इन एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ओके। और जितना ज़्यादा चेंज इन एंट्रोपी बढ़ते जाएगा फॉर द सराउंडिंग, ओके, उतना ज़्यादा अपना डिफरेंस इन एंट्रोपी आएगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग,
मतलब वो प्रोसेस उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते जाएगा। समझ में आया? ऑलराइट। सो इस तरह से अपने को क्या देखना है, व्हेन यू लुक एट अ प्रोसेस, हमको सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों का एंट्रोपी देखना है। ठीक है, डिफरेंस कितना आता है बेसिकली। यहाँ पे डिफरेंस बोलने के बजाय सम ही बोलेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑलरेडी नेगेटिव आता है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग ही देखेंगे। तो उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी आता है क्या है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या ज़ीरो आता है। ज़ीरो मतलब इक्विलिब्रियम। अगर पॉजिटिव आया तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव आता है तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ स्पॉन्टेनियस इन द रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है।